क्लास 10th का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या पूछा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the lines represent the following pair of linear equation at a point। पॉइंट को हम बोलते हैं इंटरसेक्ट। पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, जो दो लाइन इस तरीके से आपस में एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। उसके बाद आता है आपके पास पैरेलल कौन सी लाइन होती है, जो कभी भी एक दूसरे के साथ मीट नहीं करेंगी। उसके बाद आते हैं कोइंसिडेंस लाइन वो लाइन होती है जो एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है, तो सेम उससे दो लाइन बनती है, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइन। तो इनकी कुछ कंडीशंस होती है, हम इन्हें एक बार देख लेते हैं। हम पहले इसको पढ़ लेते हैं कि ये होता क्या है। सपोज हमें जनरल टर्म दे रखी है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद एक दूसरी टर्म दे रखी होगी A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। हम इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करके A1 अपॉन A2 फाइंड करेंगे, B1 अपॉन B2 फाइंड करेंगे और C1 अपॉन C2 फाइंड करेंगे। इसे फाइंड करने के बाद हमें क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। जैसे कि अगर A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 नहीं है, पहली कंडीशन में फेल हो गई, तो ये जो लाइन्स होंगी ये कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इंटरसेक्टिंग लाइन्स का मतलब है जब हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक जगह मीट करेंगी, एक जगह पे अपनी दोनों लाइन क्रॉस करेंगी। तो इसमें कितने सॉल्यूशन लाएंगे, x की कितनी वैल्यू आएगी, मैंने बताया था कि x की वैल्यू कितनी फाइंड होती है, जितनी बार वो एक दूसरे को कट करते हैं, मतलब एक दूसरे को कोलाइड करते हैं। तो यहाँ पे कितनी आएगी x की वैल्यू, एक सिंगल x की वैल्यू होगी जिसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन दिया उन्होंने, यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन। तो जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो कैसे सॉल्यूशन देती है, यूनिक सॉल्यूशन देती है और या फिर उसको वन सॉल्यूशन। यूनिक मतलब अलग, एक ही सॉल्यूशन देगी तो अलग ही होगा सबसे। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। जब तीनों ही बराबर हो तो वो लाइन होती है कोइंसिडेंस लाइन। कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है, कोइंसिडेंस बोल रहे, कोइंसिडेंट कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है आपकी, जब ग्राफ बनाते हैं तो एक ही के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है। तो देखो ये कितनी जगह से, इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी, यहाँ भी, बहुत ज्यादा पॉइंट से क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर कोलाइड करते हैं। तो दैट मीन्स इसके पास कैसे सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट जो होती है वो कैसे सॉल्यूशन देती है, मैनी सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इज इट क्लियर। नाउ आगे चल के हमारे पास एक और कंडीशन बची है, वो होती है अगर A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन ये नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2 के, तो जो हमारी कंडीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल वो लाइन होती है जो कभी भी ग्राफ में आपस में नहीं मीट करती। ये पैरेलल बनेगी जो पैरेलली चलती रहेगी, कभी भी मीट नहीं करेगी। तो ये कैसे सॉल्यूशन देती है, नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये एक भी सॉल्यूशन हमें नहीं दे रही है, एक भी जगह पे कभी मीट नहीं करेगी। तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा।
तो सेकंड क्वेश्चन हमारा इसी बेस पे है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, हमने क्या किया आप देखिए, हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन देखा 5x माइनस 4y प्लस 8, 7x प्लस 6y माइनस 9, लेकिन हमने जब जनरल टर्म देखी थी a1x, देखिए यहाँ पे लिखी है ये टर्म, जब हमने जनरल टर्म देखी a1x प्लस b1y प्लस c1, देखो यहाँ पे सारी टर्म्स प्लस में है, लेकिन इस क्वेश्चन में माइनस में भी दे रखा है। तो जब भी हम a1 a2 निकालेंगे, कंपेयर करेंगे, तो विद साइन लेंगे। अब जैसे यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी दे दी आपको, यहाँ पे 5, तो a1 कितना आ गया 5, b1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से, अगर मैं इस क्वेश्चन से निकालो तो b1 है -4, तो ये आ गया -4, c1 कितना है आप बताओ 8, तो c1 कितना हो गया यहाँ से 8 हो गया। अब आप लोग ये वाला जो सेकंड इक्वेशन की वैल्यू है a2, b2 और c2 खुद एक बार फाइंड करके देखो, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जब हमारे वैल्यूज निकल गई, हमें क्या बनाना है, इनका रेशियो बनाना है। a1/a2 बना लिया, b1/b2 बना लिया, सिंप्लीफाई कर लिया 2/3। उसके बाद हमने देखा कि a1/a2 आया 5/7 और b1/b2 आया -2/3, विच इज नॉट इक्वल टू 0, ये बराबर नहीं है एक दूसरे के। तो क्या करेंगे, ये कैसे सॉल्यूशन देगा, मैंने बताया था जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 से, तो वो कौन सी कंडीशन, वो कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन की। हेंस द गिवन लाइन रिप्रेजेंट द गिवन पेयर ऑफ इवोल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। मैंने आपको ये भी बताती है कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, क्योंकि जब वो इंटरसेक्ट करे तो एक ही जगह पे सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। द पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, तो इसको ये कौन सी लाइन हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने कंपेयर करा a1/a2 b1/b2 से करके वैल्यूज फाइंड कर ली। वैल्यू फाइंड करने के लिए तीनों रेशियो निकाले, जब रेशियो निकाले तो तीनों क्या है, बराबर। जब केस में तीनों बराबर आते हैं, मैंने क्या बताया था, जब तीनों लाइन बराबर आएंगी तो कौन सी लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। ये तीनों रेशियो बराबर आ गए, hence these line represent the given pair of equation are coincident, there are infinite many solution। मैंने बताया था क्या होता है, इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा, एक ही के ऊपर दूसरी आ जाएगी। तो इसके लिए क्या होगा, ये लाइन हर जगह, इस पॉइंट पे भी मीट कर दिया, इस पे भी, इस पे भी, इस पे कहीं भी रख देंगे वो वहीं पे मीट कर दिया, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन बना रही है। तो दैट मींस इसके इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन बोलेंगे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब हमने थर्ड क्वेश्चन किया तो सेम इसको हमने जनरल टर्म में लिख दी। जनरल टर्म में हमें वैल्यू लिखने के बाद हमने a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड कर लिया। जब हमारे पास a1/a2 b1/b2 और c1/c2 आ गया तो हमने देखा a1/a2 b1/b2 तो बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। हमारी कौन सी कंडीशन लगी है, ये a1/a2 is equals to b1/b2 but is not equals to c1/c2। तो hence the line represent the given pair of equation are parallel to each other। अब इसका मतलब क्या होगा कि ये कैसी हो जाएंगी लाइन, पैरेलल वाली कंडीशन है तो पैरेलल हो जाएंगी। अब मैंने बताया था पैरेलल कौन सी लाइन्स होती है, पैरेलल लाइन्स होती हैं जो कभी भी आपस में मीट नहीं करती। तो जब ये लाइन पैरेलल इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा, तो जब ये कहीं भी मीट नहीं करेंगी पैरेलल एक दूसरे के, तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, तो किसी भी पॉइंट पे नो सॉल्यूशन देगी, क्योंकि कहीं पे भी मीट नहीं करेगी तो हमें कोई भी पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो हमारे तीनों पार्ट हो चुके हैं इसके, अब हमारे पास आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी, इसको आपको खुद से करना है। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, कंसिस्टेंट बताना है, इनकंसिस्टेंट बताना है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, सेम रेशियो को कंपेयर करना, सेम स्टेप में तक चलना है जैसे हमने भी किया था। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब देखो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, मैं एक बार समझा देती हूँ।
देखो हमारे पास कंसिस्टेंट वो होते हैं जो सॉल्यूशन देते हैं और इनकंसिस्टेंट आर दोज जो सॉल्यूशन नहीं देते। तो कौन सा केस है जिसमें नो सॉल्यूशन आ रहा था? पैरेलल। तो हमारा पैरेलल है जिसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं आता, वो इनकंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंट में कौन आ जाएगा? जिनके पास सॉल्यूशन होते हैं। दैट मीन्स हमारे पास आ जाएंगे इंटरसेक्ट, क्योंकि ये भी एक सॉल्यूशन देता है, इसको पॉइंट भी बोल देते हैं क्योंकि पॉइंटलेस सॉल्यूशन देता है, एक सॉल्यूशन देता है। और कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन वो होती है जो एक के ऊपर एक होती है क्योंकि ये मैनी सॉल्यूशन देती है। तो हमें इस क्वेश्चन को सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड करा है। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर हमारे पास पैरेलल आता है तो हम लिख देंगे इट इज इनकंसिस्टेंट। अगर हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं तो हम लिख देंगे कंसिस्टेंट। कोइंसिडेंट आता है तब भी हम क्या लिखेंगे? इनकंसिस्टेंट। अब इसमें हमें एक चीज याद रखनी है कि हमारी जो इक्वेशन हमें गिवन है वो जनरल टर्म में है या नहीं है। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से हमने क्या किया, ये दो इक्वेशन को कंपेयर करके a1, a2, b1, b2, c1, c2 निकाल लिया। हमने देखा ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो these equation are intersecting to each other at one point, so thus have only one possible solution। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? वन सॉल्यूशन। तो ये कैसी लाइन हो गई? कंसिस्टेंट लाइन हो गई। कैसी लाइन हो गई? कंसिस्टेंट इक्वेशन हमें मिलेगी। सेम सेकेंड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, चलो एक बार। सेकेंड क्वेश्चन में भी सेम हमें ये दो रेशियो दे रखे हैं। इन रेशियोज पे सॉल्व करने में कंफ्यूज मत होना, इसमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हमें 3/2 दे रखा है a1 अपॉन में 9, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लगा लेते हैं। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों की, तो ऊपर आ जाएगा 3/18। अब देखो ये कट रहा है 1/6, तो कितना रेशियो आ गया हमारा? a1/a2 1/6 आ गया। सेम दूसरा भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे ये दे रखा है 5/3 और ये दे रखा है -10। मैंने बताया था जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहां पे हम 1 लगा लेते हैं। अब अंदर अंदर वाले की मल्टीप्लाई करते गए बाहर से बाहर की, तो 5 1 जा 5 और 10 3 जा 30 माइनस का। जब हमने इसे काटा तो माइनस का 1/6 आया। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहां पे भी 1/6 था, यहाँ भी 1/6 था, जल्दी में इन दोनों को बराबर कर देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि 1/6 इज नॉट इक्वल टू -1/6। साइन भी मेन रोल पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो हमें साइन को नहीं भूलना है, बहुत माइनर मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो हमारी लाइंस कैसी हो गई है? इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। इंटरसेक्टिंग लाइन है दैट मींस ये एक पॉइंट पे क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे, तो एक सॉल्यूशन हमें देंगे। तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी हो गई? कंसिस्टेंट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में जब हमने सॉल्व किया तो हमने इसको कंपेयर करके देखा। कंपेयर करके हमें मिला कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों ही बराबर है। जब तीनों ही बराबर होंगे दैट मींस कौन सी लाइन हो गई? कोइंसिडेंट लाइन, जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हमें देगी। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी हो गई? कंसिस्टेंट हो गई। सेम आगे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी सेम देखो रेशियो आ रहा है, तो रेशियो को देख के कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे हम सेम 4/3 लिखेंगे a1 की वैल्यू, फिर अपॉन 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाया, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर की ऊपर। तो यहाँ लिख देंगे हम 4/6। 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6। यहाँ से हमने इसको काटा 2/3 आ गया, तो a1 की वैल्यू क्या आ गई? 2/3। सेम b1 ये 2/3 दे रखा है, c1 भी 2/3 ही दे रखा है। तो तीनों लाइन कैसी आ गई हमारे पास? कंसिस्टेंट, क्योंकि ये कोइंसिडेंट होगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इसकी वजह से हमें कैसे मिल गया? कंसिस्टेंट मिल गया। आई होप सो आपको यहाँ तक सबको क्लियरली समझ आ रहा होगा। तो किसी को भी कोई डाउट है तो वो हमसे पूछ सकता है, लाइक कर सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क रहेगा। होमवर्क इन द सेंस आपको इसे ट्राई करना है। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। और अगर इस पार्ट की भी सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट में बताइए फॉर सेपरेट वीडियो फॉर दिस क्वेश्चन। मैं इस पार्ट को एक बार आपको समझा देती हूँ कि करना क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। पहले हमें बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर वो कंसिस्टेंट है मतलब कोई सॉल्यूशन दे रही है तो हमें उसको क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। मतलब सिर्फ हमें ग्राफ किस केस में बनाना है, अगर हमारी लाइन है इंटरसेक्ट या फिर हमारी लाइन है कोइंसिडेंट तो हम उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ में इसी तरीके से रिप्रेजेंट होती है जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। तो इसको एक बार आप ट्राई करिए, अगर कोई डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एक बार मैं आपको करा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमने कंपेयर करी रेशियो, तो हमने रेशियो कंपेयर करी तो तीनों बराबर आ गए। तीनों बराबर है दैट मींस कोइंसिडेंट लाइन होगी। तो हमने पता चल गया कि तीनों रेशियो बराबर है तो कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ रहा है तो दैट मींस ये क्या है, कंसिस्टेंट है। फिर हमने फर्स्ट हमारे पास 2 इक्वेशन थी, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली फर्स्ट इक्वेशन में और वैल्यू पुट करी और क्या बना दिए, पॉइंट्स निकाल दिए। अब आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने तो आते ही हैं, कोऑर्डिनेट्स आप इजीली निकाल लोगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इक्वेशन सेकंड के लिए भी कोऑर्डिनेट्स निकालना है। कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, x की कोई भी वैल्यू रखोगे y खुद फाइंड हो जाएगा। अगर किसी को इसमें डाउट है तो वो प्रीवियस वीडियो में समझ सकता है कि कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, मैंने पहले बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अब देखो हम जब इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करेंगे ना तो हमें एक ही लाइन मिलेगी, एक के ऊपर एक। अब ये एक लाइन नहीं है सिंगल, इसमें दोनों लाइन हमारी एक ही के ऊपर एक आ गई, तो इसी लाइन को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट। तो हमने इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। सेम इसी क्वेश्चन को आपको करना है। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब थोड़ा सा हम वीडियो को खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है, 18 मिनट्स की वीडियो अभी तक हो चुकी है। तो हमें इस वीडियो को थोड़ा सा इतना लंबा नहीं बनाना था बट ये बन चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width। देखो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ, अगर मैं पेरीमीटर का हाफ कर दूं, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसका हाफ कर दूं तो ये हाफ कर दिया मतलब l प्लस बी। हमें कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। ठीक है, हमने लेट करा कि लेट द लेंथ विथ बी, ब्रेथ जो है वो x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी उसमें 4 ज्यादा। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो क्या बन जाएगी। देखो यहाँ से कि जो लेंथ हमने विथ हमने लेट करी है h और लेंथ करी हमने y, तो लेंथ कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। किससे, x से 4 ज्यादा है। अगर मैं y को x में 4 ऐड कर दूंगी तो ये इक्वेशन बन जाएगी। दैट मीन्स लेंथ जो है हमारी वो लेंथ ब्रेथ से 4 ज्यादा है। तो अगर मैं विद में 4x ऐड कर दूंगी, 4 ऐड कर दिए मैंने, तो ये किसके बराबर आ गई, लेंथ। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ से देखिए कि हमने लेट करा कि विद क्या है, x है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, उसमें जो लेंथ है y,
अगर मैं x में ही क्या ऐड कर दूं 4, तो वो किसके बराबर आ जाएगी, लेंथ के बराबर आ जाएगी। ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। उसके बाद इक्वेशन 2 क्या कह रहा है कि जो l प्लस बी मैंने अभी बताया था लेंथ प्लस ब्रेथ है वो कितनी है 36, हाफ ऑफ पेरीमीटर, यही था। अब लेंथ को हमने माना है x और इसको माना है y, तो ये आ जाएगा x, सॉरी उल्टा हो गया, लेंथ को माना है हमने y और विड्थ को माना है हमने x, तो ये क्या आ जाएगा y माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 36। सेम अब हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो हम पॉइंट्स निकाल देंगे दोनों इक्वेशंस के। कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद अगर किसी को कोऑर्डिनेट्स में डाउट हो रहा है तो वो हमसे पूछ सकता है, कमेंट कर सकते हैं कि किस तरीके से निकालना है। बाकी कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के बाद ही हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा, जैसे जिस भी जगह पर ये क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा। तो इसके बाद हमें इंटरसेक्ट जिस जगह पे करेगा मैंने बताया था उतना ही सॉल्यूशन आएंगे। तो इस फिगर में हमने ऑब्जर्व करा कि इंटरसेक्ट करा एक ही पॉइंट पे, दैट इज 16,20। तो इसका मतलब लेंथ कितनी हो गई इसकी 20, क्योंकि हमने वो y मेजर कर लेंथ लेट करी थी, तो लेंथ हो गई इसकी 20 और इसकी विड्थ कितनी हो गई 16। जब हमने इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखो 36 भी आ रहा है, 20 प्लस 16 कितना आ गया 36, हो गया वेरीफाई कि हमारा क्वेश्चन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बुक क्या बोल रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन दे रखी है और अनदर इक्वेशन, हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है खुद से कि लाइन क्या हो जाए इंटरसेक्टिंग हो जाए। अब देखो कंडीशन क्या बनानी है हमें, A1 A2 और सॉरी A1 B1 और C1 गिवन है। तो हमें A1 B1 C1 गिवन है, तो A2 B2 और C2 की वैल्यू अपनी तरफ से ऐसी कुछ रखनी है कि हमें क्या मिल जाए, एक लाइन तो मिल जाए इंटरसेक्टिंग लाइन, एक मिल जाए कोइंसिडेंट लाइन और एक मिल जाए पैरेलल लाइन। जैसे समझ लेते हैं एक बार कैसे लाइन कैसी बनानी है इंटरसेक्टिंग। A1 अपॉन A2 तो हमें पता है, ये आ गया, हमने यहाँ सपोज 2 अपॉन 2 लिख लिया, कुछ भी लिख सकते हैं हम, इसकी मैनेज वे हम कितने भी तरीकों से इसको लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, A1 अपॉन A2 तो 1 अपॉन 1 ले लिया, B1 अपॉन B2 3 अपॉन 4 ले लिया, जो आपस में बराबर नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हमें क्या मिल गई, एक इक्वेशन मिल गई। उसके बाद सेम हम इसको पैरेलल के लिए कर लेंगे और इसी तरीके से हमने क्या ले लेंगे, हम कोइंसिडेंट के लिए सेम ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्रॉ द ग्राफ, हमें इसका ग्राफ बनाना है। अब आपको ग्राफ इजीली बनाना आ चुका है सबको, तो ड्रॉ द ग्राफ, इस पॉइंट का हमें ग्राफ बनाएंगे। 2 लाइन दे रखी है, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द vertex of the triangle formed by these lines and the x-axis and the shade of the triangular region। देखो जब हमने इसका ग्राफ बनाया ना, आपको सिंपली ग्राफ बनाना है। हमने दो कोऑर्डिनेट, इसके भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, इसके भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। जब हमारे पास दोनों लाइन के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अभी इंटरसेक्टिंग लाइन है, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, तो जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रही है बोल रहा है कि वो ट्राइंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। तो जब वो एक्स एक्सिस के साथ ट्राइंगल बना रही है तो हम इसको क्या करेंगे, ट्राइंगुलर शेप में इसको ड्रॉ कर देंगे। तो जब हमने इसको ट्राइंगुलर शेप में ड्रॉ करा और शेड कर दिया तो ये एक ट्राइंगल बन गया। हमें यही पार्ट क्वेश्चन में बताना था। उसके बाद क्या आ गया, फ्रॉम द फिगर इट कैन ऑब्जर्व दैट दीज लाइन आर इंटरसेक्टिंग। हमने फिगर में ऑब्जर्व क्या क्या करा है पूरे फिगर में कि इंटरसेक्टिंग लाइन है। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2,3 पे और -1,0 पे और 4,3 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब इंटरसेक्टिंग कैसे है, देखो कर तो हो रहा है इंटरसेक्ट, कंफ्यूज मत होना कि इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स क्यों दिया है। इसमें आपको लाइन तो इंटरसेक्ट एक ही जगह पे कर रही है, लेकिन जो दूसरी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इन्हीं की मदद से एक ट्राइंगुलर शेप बन रही है इस तरीके से। तो वो जो ट्राइंगुलर शेप बन रही है उसकी वर्टेक्स क्या होगा, 2,3, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है वही उसकी कोऑर्डिनेट होंगे। तो ये हमारे किसके भी वर्टेक्स कहलाएंगे, ट्राइंगल के वर्टेक्स भी कहलाएंगे। आई होप आपको इतना सब कुछ समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3
3 के साथ। इसमें 2 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। बहुत इजी भी है, तो हम इनको इजीली समझेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अगर किसी को कोई डाउट है तो वो हमें कमेंट कर सकता है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।